हैं, हमारे रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बाल बच्चे के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और किस तरह नारा गूंज रहा है, नीतीश कुमार की अर्थी उठ रही है। और एक बार नहीं, आज बिहार में लगभग तीसरी बार डीलर समूह का हड़ताल जारी है। पीडीएस डीलर जो होते हैं, जो दुकानदार जिसमें चावल, गेहूं, चीनी, मीठी तेल इत्यादि मिला करते हैं। और जब देश आजाद हुआ था उस समय की बात है, उस समय में एक राशन कार्ड मिला करते थे जिनका नाम था लाल कार्ड। उन लाल कार्ड के माध्यम से पूरे देश को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत थी। तो उसी पीडीएस डीलर के माध्यम से उनको जन वितरण प्रणाली के माध्यम से दिया जाता था जनता को। यानी 5 किलो चावल, ये 5 किलो तमाम गेहूं चावल दोनों मिला करके दिया जाता था। इस विभागीय कार्यवाही को पूरे देश में, चाहे वह अंग्रेज के शासन काल में हो या भारत में आजादी के बाद हो, लेकिन यह जो पीडीएस दुकानदार को चावल और गेहूं मिलता है, यह केंद्र का चीज नहीं है। ये तो एक यूनिसेफ का चीज है। एक यूनिसेफ का चीज है कि पूरे विदेश का। इस वक्त आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज 24 प्रदेश प्रभारी प्रमुख की खास रिपोर्ट। आज के पूरे बिहार में जो गेहूं मिलता है, यह केंद्र का करने पर 20 जनवरी 2025 सोमवार से बैठे थे। आप देख सकते हैं सामने पिछली बार इंटरव्यू में महामंत्री वरुण कुमार सिंह जी ने कहा था कि जन वितरण प्रणाली के लिए भूख हड़ताल पर बैठे अंबिका यादव जी अब मात्र एक दुकानदार वितरण प्रणाली में नहीं रह गए हैं, बल्कि ये गांधी हो गए हैं। जन वितरण प्रणाली से गांधी हो गए हैं। आप देख सकते हैं सुबह से लेकर पूरे बिहार से जन वितरण प्रणाली के दुकानदार आने लगते हैं। कोई रेलवे स्टेशन से आते हैं, कोई बस से आते हैं। बिहार के कोने कोने से अपनी मांग को लेकर, जो इनकी मुख्य मांग है, यहाँ पोस्टर में आपने इंटरव्यू में भी सुना, यहाँ इनका पोस्टर भी लगा हुआ है। खैरात नहीं, हमारा हक। पूरे बिहार के जन वितरण प्रणाली के ठेकेदार अंबिका यादव जी को सम्मानित हुए। सुबह सुबह हर जगह से आते हैं, इन्हें सम्मानित करते हैं और सभी माला पहनाते हैं। और अंबिका यादव जी पिछले 16-17 दिन से, आप खुद गिन सकते हैं, 20 जनवरी 2025 से लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पूरे बिहार के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार इन्हें माला पहनाते हैं। हर रोज की यह प्रक्रिया चल रही है। सर, आप कहाँ से आए हैं? मधेपुरा से। मधेपुरा। और आप? से मधेपुरा जिला में। मधेपुरा से आज आए। प्रखंड अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी हैं। अनुमंडल उपाध्यक्ष। नाम क्या है सर आपका? कुशेश्वर प्रसाद कौशिक। कुशेश्वर प्रसाद कौशिक। और आपका सर? मेरा नाम अरुण कुमार है, प्रखंड अध्यक्ष खिलाफ मधेपुरा से। बिहार मधेपुरा। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, सूरज नीचे से पूरब में निकलकर आसमान पे चढ़ेगा और शाम तक अस्त होगा, वैसे वैसे ही सुबह से लेकर शाम तक जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की संख्या बढ़ती जाती है। पूरे फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन से लेकर ऐसे तमाम संगठन जो जन वितरण प्रणाली के रजिस्टर्ड हैं या संबंधित हैं, वे आते हैं। अंबिका यादव जी, जो जन वितरण प्रणाली के गांधी के रूप में अब पूरे बिहार में मशहूर हो चुके हैं, उनके साथ उनकी भूख हड़ताल अपना समर्थन देते हैं। पिछली बार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री ने इस बात की सूचना दी थी कि मंत्री है लेसी सिंह इस मुद्दे को इस लायक भी नहीं समझती है कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने इस मुद्दे की गंभीरता को रख सके। हालांकि जब मैंने यह सवाल किया कि क्या ये मंत्री लेसी सिंह इसलिए नहीं रखती हैं कि वो इस मुद्दे को नहीं समझती हैं या वो इस लायक ही नहीं है कि जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो समस्या से पूरा बिहार और उसके गरीब वंचित जूझ रहे हैं, उसकी एक समझ उनके पास है। लेकिन उन्होंने कहा था कि मामला चाहे जो भी हो, इसका खामियाजा लेकिन नीतीश कुमार को ही
भुगतना पड़ेगा। सभी दुकानदारों ने कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार प्रगति यात्रा पर है, लेकिन असल में अगर बिहार के स्थिति का मूल्यांकन किया जाए तो अब प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा है। राजकुमार यादव जी ने कहा कि भले ही नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के नाम पर अपने विकास का जीत रहे हैं, लेकिन यह चाहते हुए भी उनकी प्रगति यात्रा सामने आ जाती है। यह जो हड़ताल चल रहा है जन वितरण प्रणाली का, यह उसका एक सीधा साधा उदाहरण है कि जन वितरण प्रणाली जो भारत की रीढ़ मानी जाती है, भारत के प्रधानमंत्री जो बहुत साल बाद अकेले बहुमत से प्रधानमंत्री हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनका भी दावा है कि 80 करोड़ जनता को अनाज प्रधानमंत्री के कारण ही मिल पाता है। लेकिन अनाज अंतिम रूप से जहां से गरीबों में वितरित होता है, उस जगह का नाम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन दिया जाने वाला दुकान। लेकिन अफसोस की बात है कि जन वितरण प्रणाली के उन्हीं दुकानदार जिनके कंधे पर चढ़कर पूरे भारत के राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री अपने विकास के सुशासन का गीत गाते नहीं थकते हैं, वहीं बिहार के जन वितरण प्रणाली के पूरे दुकानदार गर्दनीबाग जो बिहार की राजधानी पटना में है पर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। आखिर कब तक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार और जन वितरण प्रणाली के आंदोलन से बने उनके गांधी अंबिका यादव जी को यूं ही हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठे रहना पड़ेगा? इसकी जांच अभी तक, इसका हाल चाल अभी तक नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट से कोई भी लेने को नहीं जा रहा, बल्कि अखबारों में भी ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस मुद्दे को दबाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे समय में जब मीडिया अब डिजिटल भी हो चुका है, कोई मुद्दा नहीं दबाया जा सकता है, ऐसे समय में भी इस मुद्दे को नीतीश सरकार द्वारा दबाने का प्रयास एक कुत्सित प्रयास है। बल्कि मैं एक पत्रकार के तौर पर चाहूँगा कि निर्णय चाहे इनके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर ये एमपी विभाग के मंत्री हैं, उनको कम से कम वार्ता करनी चाहिए थी और नीतीश कुमार जी को सीधे सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए था। ऐसा लगता है कि इस प्रकार से लेसीसी इस मुद्दे को दरकिनार कर रही है और नीतीश कुमार इस मुद्दे से अनभिज्ञता जाहिर करने का नाटक कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि करता है कि इनकी जो मांग है, मानदेय की मांग है, यह वाजिब मांग है। इसीलिए शायद मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए। बहरहाल जिस कदर पूरे बिहार के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जन वितरण प्रणाली के आंदोलन के गांधी अंबिका यादव जी के समर्थन में हर रोज आ रहे हैं, अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, समर्थन बता रहे हैं, उससे यह साफ कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में एक खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा अगर इनके मुद्दे की सुनवाई नहीं हुई। तो इसी के साथ मैं आज समाप्त करता हूँ। आज देखते हैं कि इस आंदोलन में STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। सबसे पहले मैं भी किसान का बच्चा हूं और किसान की समस्या मेरी समस्या होगी। इन्होंने जिस विश्वास से मुझे मीडिया प्रभारी का पद सौंपा है, मैं सारे किसानों को हृदय से सम्मान करता हूं। जिस विश्वास से, जिस उम्मीद से इस पद को मैं धारण कर रहा हूं, मैं सारे किसानों के विचारों को लेकर इनकी समस्या को संबंधित पदाधिकारी के पास रखने का काम करूंगा। बैठक के बारे में हम लोग का फसल बीमा 2008 से 2019 तक लूट हो रहा है, इस लेकर के हम लोग बैठक कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। हमारा हक नहीं मिलेगा। और आज जो है इसके लिए हम लोग बच्चन पाठक को मीडिया प्रभारी बनाए। हमारे यूनियन के तरफ से मीडिया प्रभारी भी इनको नियुक्त किया गया और बकाया है वो मिलना चाहिए बस।
आंदोलन अभी बैठक कर रहे हैं, हो सकता है कि शुरू करेंगे आंदोलन करने के लिए। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। अपना हक के लिए लड़ना तो हम लड़ेंगे जी, लड़ेंगे। हमारी मांगे पूरी जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। और पूरी दुनिया सनातन धर्म के इस सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर के गौरव की अनुभूति कर रहा है, प्रफुल्लित है। वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें, और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। घटना दुखद थी, हर व्यक्ति दुखित था, और जितने क्विक रिस्पांस से मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, अपने आप में एक मिसाल है। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम जीरो हादसे तक लेके जाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना घटित हुई। लेकिन जितने क्विक रिस्पांस से प्रशासन ने और सभी संबंधित संस्थाओं ने कार्य लेकर के
उन्हें हॉस्पिटलाइज किया। उसमें कुछ लोग उस हादसे के शिकार हुए, वह दुखद है। उन सभी परिवारों के प्रति हम लोगों ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की और उसके लिए कुछ आर्थिक मुआवजा भी घोषित किया। यद्यपि किसी व्यक्ति की कमी मुआवजे से नहीं हो सकती, लेकिन तब भी हम लोगों ने एक प्रयास किया। घायलों का प्रॉपर उपचार कराया। वे सभी घायल आज भी कुछ प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में हैं, बाकी अपने परिवार के सदस्यों के साथ चले गए हैं। मैंने भी, मेरे साथ मेरे मंत्रियों ने भी, प्रशासन ने भी, प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी, प्रदेश के डीजीपी ने भी उन सभी लोगों से मुलाकात की थी। और मैं तो देखकर बहुत चौंक था कि जो लोग प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो उनमें से सभी लोग ये कहा, उनके द्वारा कहा जा रहा साहब व्यवस्था में खामी नहीं, लेकिन हमारी किस्मत है या फिर ऐसी स्थिति पैदा हुई। और उनके सभी पहलुओं को लेकर के सरकार भी जांच करा रही है और उसके लिए एक न्यायिक कमीशन भी हमने तत्काल गठित किया। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जो ये लगभग 8 से 9 करोड़ लोग प्रयागराज में उपस्थित हैं, इन्हें सुरक्षित उनके घरों के लिए वापस भेजना। इन दोनों दलों और सनातन धर्म विरोधी उन सभी लोगों के वक्तव्य, जो लोग ये गुमराह करने वाले वक्तव्य दे रहे हैं कि लाखों लोगों ने स्नान नहीं किया, सरासर गुमराह करने वाला है। ये वक्तव्य देना कि कोई अमृत स्नान या साय स्नान नहीं हुआ, ये भी गुमराह करने वाला वक्तव्य है और सनातन धर्म की अवमानना ही नहीं, बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। कोई परंपरा बाधित नहीं हुई। मौनी अमावस्या का स्नान पहले दिन सायकाल 7:30 बजे से प्रारंभ हो गया था और अगले दिन पूरे दिन भर देर सायकाल तक मौनी अमावस्या का मुहूर्त था। स्वाभाविक रूप से अखाड़ों ने हादसे के तत्काल बाद मेला प्राधिकरण के साथ बातचीत करके अपने स्नान को स्थगित किया था कुछ देर के लिए। और फिर जब मेरी उनसे बातचीत हुई दोपहर के बाद, सभी अखाड़े और पूज्य संतजन, आचार्य महामंडलेश्वर, वे इस स्नान का हिस्सा बने और वही परंपरागत तरीके से सभी स्नान भी हुए। इस महाकुंभ में 3 अमृत स्नान थे, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। इन तीनों में अमृत स्नान हुए जिसमें सभी अखाड़े भागीदार बने। पौष पूर्णिमा से आयोजन प्रारंभ हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहंसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहंसाई करते हैं। यही स्थिति इन्होंने, मैंने बार बार कहा कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनेंगे। और मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि पिछले 22 दिन के अंदर इस महाकुंभ में 38 करोड़ श्रद्धालु अब तक यहां आ चुके हैं। अगले 22-23 दिन तक यह आयोजन और चलेगा। इन 22 दिनों के अंदर भी श्रद्धालुओं के आने की पूरी वो है। आज भी आप देख रहे होंगे, कल बसंत पंचमी अंतिम अमृत स्नान संपन्न हुआ। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगा। करोड़ों की संख्या में देश और दुनिया का हर श्रद्धालु आना चाहता है। आज भूटान के महामहिम नरेश ने भी यहां पर अपने देश के तमाम लोगों के साथ में
इस आयोजन में वे सहभागी बने। पूरी दुनिया आ रही है, लेकिन इन दलों ने जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सफारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। खबर पूर्णिया से है। पुलिस मुख्यालय द्वारा पटना में प्राप्त निर्देश के अनुसार पूर्णिया पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पूर्णिया जिले के खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी करना है। तकनीकी शाखा के द्वारा चलाए गए इस अभियान में पुलिस टीम ने विशेष रूप से खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी पर ध्यान केंद्रित किया। इस अभियान के तहत पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की, खोए हुए मोबाइल फोन को भी बरामदगी की। ऑपरेशन मुस्कान के तहत चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी करना है, बल्कि अपराधियों को भी पकड़ना है। पुलिस टीम ने इस अभियान में अच्छी सफलता प्राप्त की है और कई खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी की है। उक्त अभियान के तहत पूर्णिया जिले के विभिन्न स्थानों में दर्ज किया गया स्नाहा के आलोक में कुल 51 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरामद किए गए मोबाइल फोन का बाजार मूल्य लगभग 7,80,000 रुपए है। आप देख रहे थे STV न्यूज 24 पूर्णिया बिहार से ब्यूरो चीफ शमशीर आलम की खास रिपोर्ट। ये पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि जिनका भी मोबाइल गुम हो जाता है या इसकी सनहा दर्ज की जाती है और अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है तो हम लोग रिकवर करके जो संबंधित व्यक्ति है उनको वापस करते हैं। उसी क्रम में इस बार आज फिर से टोटल 51 मोबाइल थे जो पूर्णिया के लोगों का विभिन्न जगहों में विभिन्न राज्यों में चल रहा था, उसको रिकवर करा के हम लोग अभी जो उनके असली हकदार हैं उनको दिया गया है इसमें। और इसमें जो टोटल 51 मोबाइल हैं जिसकी लागत करीब 7,80,000 के आसपास है और सबको दिया गया है। ये अभियान 51 लोगों को दिया गया है ये आज, और ये अभियान चलता रहेगा, ये लगातार चलता है। हम लोग हर 2-3 महीने पे करवा के इसको करते रहेंगे। ज़्यादातर मोबाइल पूर्णिया से बरामद हुई है? नहीं, पूर्णिया के बाहर से भी बरामद हुई है, कुछ बगल के जिलों से भी हुआ है, कुछ तो राज्य के बाहर से भी बरामद किया गया है इसमें। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। बलिया से ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के बलिया में खाकी का खौफ हुआ खत्म। दबंगों ने महिला की जमकर की पिटाई। दबंगों ने जमकर बरसाए लाठी डंडे। पिटाई से महिला हुई बेहोश। दबंगों द्वारा महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। पूरा मामला मिनियार थाना क्षेत्र के लोहटा गांव का बताया जा रहा है। मंडल प्रभारी कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। हो दादा, अरे बंद कर हो दादा, अरे हो कमुआवला सरे दादा, अरे हो कमुआवला सरे दादा। अरे बाप रे बाप, अरे अरे हम मुँह पर लग गई बे। खींच के ले जाके मारता, खींच के ले जाके मारता रहो, खींच के। और देखा मर्डर चोदवा के मारता, खींच के ले जाके मारता। देखा लो, खींच के ले जाके मारता। देखा लो के मारता हो, और तनिको लाज बा कि मेरा रुके के मारता हो। छोटिया तो नहीं बढ़िया हुआ बना रे, ना हो तो वीडियो हुआ बना रे। जोर तू कता रे, जोर रे तू कता रे। पूरा हलक है ए बाबूआ जान के हल पहतम के लिया जान वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला को पीटा जा रहा है। क्या है सर पूरा मामला? एक ग्राम लोहटा थाना मनियर की घटना है। संतोष यादव की बकरी भृगुनाथ यादव के खेत में चली गई थी। आपस में परिवारजन भी है।
और उसी के क्रम में प्रतिपक्षी के द्वारा बकरी बांध दी गई थी। जब आवेदक गए हैं लेने के लिए तो उस समय आपस में इनकी मारपीट हुई है, जिसमें संतोष यादव की पत्नी घायल है और उनकी तहरीर थाने पे प्राप्त हो गई है। तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जिन्होंने जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कृष्णा यादव और उसका पिता दोनों पूछताछ के लिए थाने पर ले आए गए हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और कितने लोग गिरफ्तार हैं? तहरीर अभी 4 लोगों के खिलाफ दी गई है, जिसमें 2 जो मुख्य आरोपी है वो दोनों पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है उन दोनों से। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। और इस वक्त की ताज़ा खबर पूर्णिया जिले से है। पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर पूर्णिया में मुख्य वक्ता दीपांकर भ्रष्टाचार्य राष्ट्रीय महासचिव भाकपा माले के शानदार समागम में हजारों कार्यकर्ता ग्रामीण शामिल हुए। वहीं दीपांकर भ्रष्टाचार्य राष्ट्रीय महासचिव भाकपा माले ने कहा, हमारी लड़ाई सरकार से है, हम सरकार से लड़के आप लोगों को हक दिलाएंगे। अभी हमारे लोकसभा में 2 सांसद है, विधानसभा में 12 विधायक हैं जो आप लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा आप लोगों के लिए लड़ेंगे। वहीं दीपांकर भ्रष्टाचार्य राष्ट्रीय महासचिव भाकपा माले ने कहा, हमारा पद यात्रा 1 फरवरी फारबिसगंज से 5 फरवरी पूर्णिया तक चलेंगे। उसके बाद फिर अगला प्रस्थान 9 मार्च को पटना के लिए निकाले जाएंगे। वहीं भाकपा माले के राज्यसभा कमेटी सदस्य कोमरेड मुख्तार ने कहा, महादलित समाज के लोगों को इस पद यात्रा से काफी फायदा होगा और सभी जाति धर्म के लोगों को फायदा होगा। वहीं मौके पर सालिक हुसैन, चंद्रशेखर कुमार, आचार्य संजय कुमार, महलदार संजय ऋषि, सिताबी ऋषि, सुशील ऋषि, नागमणि ऋषि, शिवानी, बबलू, सोरेन अख्तर, फुरकान, सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। आप देख रहे थे STV न्यूज 24 पूर्णिया बिहार से ब्यूरो चीफ शमशीर आलम की खास रिपोर्ट। से श्रीनगर वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जबरदस्त यहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों ने पदयात्रा का स्वागत किया है और अभी एक समागम यहाँ होने वाला है। ये पदयात्रा फारबिसगंज से हम लोग चले 1 तारीख को और कल पूर्णिया में पदयात्रा का समापन होगा बदलो बिहार समागम के साथ। ये 5 दिन की पदयात्रा फारबिसगंज से पूर्णिया तक। इससे पहले 2024 के अक्टूबर में 16 से लेकर के 26 अक्टूबर तक बिहार के अन्य हिस्सों में हम लोगों ने पदयात्रा निकाली थी, बदलो बिहार पदयात्रा न्याय यात्रा के रूप में। आज जो स्थिति है बिहार में, हर तबके के लोग परेशान हैं। मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। नौजवान रोजगार को लेकर परेशान है, महिलाएं बिजली बिल को लेकर के परेशान है, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का दबाव है, कर्ज में एक तरीके से लोग फंसते चले जा रहे हैं, जो समूह में से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके लिए भी कोई उनको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो गरीब है वो तो ज़मीन से बेदखली का पूरा खतरा झेल रहे हैं। भूमि सर्वे के नाम पर हमने देखा कि बड़े पैमाने पर गरीब सशंकित है। सुपौल में हमने सुना कि किसान बिना मुआवजा दिए सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर ज़मीन कब्जा हो रहा है, मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया जा रहा है। एक किसान ने बताया कि 50-50 लाख का जो मकान बना हुआ है उस मकान को बिना किसी मुआवजा ढहा दिया गया। तो पूरे बिहार में हर तबके के लोग परेशान हैं, लेकिन जो सरकार है उसका कोई लेना देना जनता से नहीं है, जनता की परेशानी से नहीं है। जो नीतीश जी इस समय प्रगति यात्रा पर हैं, हमने देखा कि जहाँ जहाँ जाते हैं प्रगति यात्रा में, हम लोग तो चल रहे हैं, लोग हर जगह मिल रहे हैं, अपना अपना मांग के साथ ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन नीतीश जी के पास कोई जा करके अपना ज्ञापन दे दे, ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। वहाँ पूरा प्रशासन का आतंक है और खासकर माले के नेताओं को तो घर में नज़रबंद करके रखा जा रहा है, थाने में बुला करके बैठा के रखा जा रहा है ताकि बिहार की रसोइया अपनी आवाज़ ना उठा सके, आशा कार्यकर्ता अपनी आवाज़ ना उठा सके, जीविका बहनें अपनी मांग ना कर सके। बिहार के नौजवान अभी BPSC के परीक्षार्थियों के साथ जितना अन्याय हुआ, पटना में उनके ऊपर जो लाठी चली, वो अब नौजवान अपनी मांग ना उठा सके। तो इसलिए हमारी जो कोशिश है कि सरकार जब किसी की बात सुन नहीं रही है
तानाशाही थोपने पर आमादा है। एक तरह से सुशासन के नाम पर अब बिहार में पुलिस और अफसरों का राज कायम हो गया है। भ्रष्टाचार चरम पर है, न्याय के नाम पर अन्याय चल रहा है। तो ऐसे दौर में बिहार को बदलने के लिए आम लोगों को ही आगे आना होगा। हर जो आंदोलन हो रहे हैं, जो भी लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, वो लड़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश है इन तमाम छोटे बड़े आंदोलनों को एक मंच पर लाया जाए और ये जो बदलाव की मांग ये बिहार के हर कोने से हम देख रहे हैं उठ रही है। लेकिन ये बदलाव आगे की ओर हो। कुछ लोग बिहार को पीछे धकेल देना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं सीमांचल में आकर के त्रिशूल बांध दे, यहाँ आकर के बांग्लादेशी घुसपैठ का हवा खड़ा कर दे, जबकि सीमांचल की प्रॉब्लम है कि लोग पलायन की मार झेल रहे हैं, यहाँ रोजगार नहीं है। तो रोजगार की बात करने के बजाय वो यहाँ घुसपैठ की बात करते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई स्कूल हमारे बंद कर दिए जा रहे हैं और स्कूल चाहिए, बेहतर पढ़ाई चाहिए, स्कूल के बजाय वो त्रिशूल बांट रहे हैं यहाँ। तो ये जो पूरे सीमांचल में खासतौर पर एक खतरा है कि झूठ और यहाँ नफरत और हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश है। और पूरे बिहार को भी शायद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी की सोच है कि यहाँ बुलडोजर राज थोप दिया जाए। तो हमें लगता है कि बिहार को आगे बढ़ना है। बल्कि झारखंड का उदाहरण हमारे सामने है। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने ही कोशिश की थी उन्माद का माहौल पैदा कर दिया जाए, लेकिन झारखंड के लोग अड़े रहे, महिलाएं अड़ी रही कि हमें अपना हक चाहिए और वहाँ महिलाओं को 2,500 रुपये, 200 यूनिट बिजली फ्री है, बकाया बिजली बिल माफ है। बिहार में 200 यूनिट राजनीतिक दल के रूप में 200 यूनिट बिजली बिहार में फ्री क्यों नहीं? बिहार का बकाया बिजली बिल माफ क्यों नहीं? बिहार की महिलाओं के लिए 2,500-3 हज़ार रुपये की महीने की मदद क्यों नहीं? जो सरकार ने खुद घोषणा की थी 2-2 लाख उन तमाम 94 लाख परिवारों को देने की, वो अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई? तो इन्हीं मांगों को लेकर के हम कर रहे हैं। और इसके साथ जो आज यहाँ हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर संसद में खड़े होकर के, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी, संसद में खड़े होकर के देश के गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। अभी महाकुंभ में हमने देखा कि लोगों की आस्था का कुंभ है, लोग जाते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए इंतज़ाम नहीं, वीआईपी के लिए इंतज़ाम है। आम लोग वहाँ 50 की संख्या में कम से कम लोग मर गए, 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस पर कोई जिम्मा लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात नहीं हो रही है। महाकुंभ के लिए उसी महाकुंभ में आपको पता होगा कि वहाँ अब हिंदू राष्ट्र के संविधान के नाम पर एक मसविदा पेश कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को तो संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है कि इस देश को बदल करके यहाँ संसद को खत्म करके राष्ट्रपति शासित प्रणाली लागू कर दी जाए और पूरे मुस्लिम समुदाय का वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए। ऐसी बातें उस कुंभ में जाकर के लोग कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि बहुत इस देश में के लिए चिंता की बात है। जनसुराज पार्टी बीजेपी का बी टीम कहला रहा है। हम किसी पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में राज कर रही है, बिहार में भी राज कर रही है। बिहार में हम लोग नीतीश जी बोलते हैं जरूर, लेकिन नीतीश जी तो भाजपा के बल पर चल रहे हैं। नीतीश जी के कंधे पर बंदूक तो भाजपा की है। तो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन सरकार से ही लोग परेशान है और उसको जिम्मा लेना है कि बिहार में 20 साल से इतनी जो बातें हो रही है, न्याय के साथ विकास, सुशासन, आज सुशासन के जगह पर पुलिस राज, गुंडा राज, अफसरशाही क्यों? आज न्याय के नाम पर अन्याय क्यों? बिहार के आम लोगों के साथ आरक्षण 65% करने की बात हुई, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई, तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल देना है। सीधी सी बात है। संसद में अगर प्रस्ताव पारित हो जाए, जैसे विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ और दोनों जगह मोदी जी और नीतीश जी है, दोनों जगह ही हैं, तो उसको पारित कर दे तो उस पर कोर्ट की दखलंदाजी बंद हो जाएगी। जैसे 69% आरक्षण तमिलनाडु में लागू है, बिहार में 65% आरक्षण लागू हो जाएगा। तो इससे इन मुद्दों से भागने की जो कोशिश है और फिर बिहार में आकर के फिर विकास के नाम पर बकवास है, इसके खिलाफ भाकपा माले कहाँ स्टैंड कर रही है राजनीतिक दल के रूप में? अभी बिहार का जो परिप्रेक्ष्य है राजनीतिक दलों का और जिस प्रकार का समीकरण है, तो भाकपा माले अभी कहाँ स्टैंड कर रही है? माले आपने तो देखा होगा 2020 के चुनाव में हम महागठबंधन में थे, अभी भी हैं। 2024 के चुनाव में पूरे देश के पैमाने पर इंडिया गठबंधन बना था, उस इंडिया गठबंधन में हम लोग हैं। क्योंकि इस समय देश में संकट इतना ज़्यादा है, आर्थिक संकट इतना ज़्यादा है, राजनीतिक संकट इतना बड़ा है, इस देश में संविधान जब खतरे में है तो अकेले तो माले इसमें नहीं हम लोग लड़ पाएंगे, सबको मिल के लड़ना होगा। और इसीलिए हम तो चाहते हैं कि जो बड़ी एकता बनी है देश के पैमाने पर,
बिहार के पैमाने पर वो एकता बरकरार रहे, वो आगे बढ़े। लेकिन माले गरीबों की पार्टी, आंदोलन की पार्टी, और इसीलिए माले से जो बिहार की अपेक्षा है वो अपेक्षा हम चाहते हैं कि हमारे तमाम साथी मिलकर के हम लोग पूरा करें। विधानसभा में जो भी हमारी ताकत है, संसद में हमारे 2 सांसद पहुंचे हैं, तो माले का पूरा संसदीय दल, माले का पूरा विधायक दल वो बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, गरीबों के हक के लिए समर्पित है। संविधान की रक्षा के लिए, आज़ादी की रक्षा के लिए, देश में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है, और इसी के साथ ही माले आगे बढ़ रहे हैं। स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाया जा रहा है सर घरों में। बिल्कुल, हम लोगों ने इसीलिए कहा कि स्मार्ट मीटर जबरदस्ती ये नहीं चलेगी। और बिहार बदलो पद यात्रा फारबिसगंज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फणीश्वरनाथ देवी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके निकली और 1 तारीख से 5 फरवरी तक ये यात्रा है। आज 4 फरवरी को यहाँ हम लोगों ने संविधान बचाओ जन अधिकार बचाओ समागम हम लोगों ने किया। और इसका उद्देश्य, इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार में एक तो भयावह गरीबी है, और ख़ास करके जो ये सीमांचल का इलाका है, ये लंबे समय से गरीबी का, पलायन का दंश झेल रहा है। जैसा कॉमरेड मीना जी ने बताया कि पूरे देश में लड़कियों की शादी का जो एवरेज एज है, सबसे ज़्यादा कम इस सीमांचल के इलाके में। तो आप समझ लीजिए कि मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण करेंगे, लेकिन वो धरातल पर, ग्राउंड पर दिखता नहीं। साथ ही साथ हम लोग इस यात्रा के माध्यम से, अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी और आर्थिक सर्वे हुआ था, और बिहार सरकार की खुद की रिपोर्ट है कि 95 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6,000 रुपया से कम है। और उसके बाद सरकार ने घोषणा की थी, उस समय महागठबंधन में थे नीतीश जी, तो उस समय घोषणा हुई थी कि इन सभी परिवारों को हम 2 लाख रुपया आर्थिक सहायता देंगे लघु उद्यमी योजना के तहत, 5 डिसमिल उनको जमीन देंगे और उस पर पक्का मकान देंगे। लेकिन घोषणा तो हो गया अक्टूबर महीने में ही, पिछले साल अक्टूबर महीने में ही, लेकिन आज तक धरातल पर लागू नहीं हुआ। तो इस यात्रा के माध्यम से गरीबों का जो सवाल है, दलितों का जो सवाल है, आदिवासियों का जो सवाल है, अल्पसंख्यकों का जो सवाल है, और नफरत की जो पूरी राजनीति है सीमांचल के इलाके में खास करके, तो नफरत की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ये यात्रा यहाँ श्रीनगर और फिर यहाँ से अभी पैदल चलेगी। इस वर्ष जो है ये विधानसभा चुनाव भी होने वाला है बिहार में, विधानसभा चुनाव, और पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? और अपने क्षेत्र में जो है पूर्णिया जिला में जो है जितने भी हैं विधानसभा सीट, उसमें सीट शेयरिंग को लेके या अपनी पार्टी को जो है कहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ पे आंक रहे हैं? देखिए, यहाँ तो महागठबंधन है और सीट शेयरिंग को लेकर के तो बात होगी जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब ये बात शुरू होगी तो। लेकिन इस इलाके में कम्युनिस्ट मूवमेंट पहले भी रहा है। नक्षत्र मालाकार को आप याद करिए, प्रदेश मोहन ठाकुर को आप याद करिए, अजीत सरकार को आप याद करिए, तो कम्युनिस्ट मूवमेंट रहा है। और हम लोग जब यहाँ आकर के काम कर रहे हैं, हम लोग तो पहले छात्र राजनीति में थे, ये भाकपा माले का छात्र संगठन आइसा था, उसमें हम थे। अब जब यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, तो हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग भाकपा माले से जुड़ रहे हैं और गरीबों की एक बड़ी चट्टानी एकता यहाँ सीमांचल के भीतर इस इलाके में बन रही है। और हम समझते हैं कि अगर इस इलाके में नफरत की राजनीति को काउंटर करना है, उसका मजबूत मुकाबला करना है, तो उसके लिए कम्युनिस्ट मूवमेंट को, भाकपा माले जैसी पार्टी को मजबूत होना होगा। और ये हम देख रहे हैं कि लगातार हजारों हजार की संख्या में भाकपा माले से लोग जुड़ रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भाकपा माले और मजबूत होगा, कम्युनिस्ट मूवमेंट और मजबूत होगा, तो गरीबों को ताकत भी मिलेगी, गरीबों को उनका हक अधिकार भी मिलेगा। और ये इलाका तो समाजवादियों का इलाका रहा है, तो हमारी पार्टी बढ़ रही है और लगातार बढ़। पटना में क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार का? पटना में तो बदलो बिहार महाभियान है, मतलब बिहार के भीतर अलग अलग सेक्शन के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जैसे शिक्षकों का आंदोलन है, आशा बहनों का आंदोलन है, जीविका का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन। अभी देखिए बीपीएससी में पेपर लीक हो गया, बीपीएससी का, क्या कह रहे थे छात्र? थोड़ा लेट से नहीं जग रही आपकी पार्टी? नहीं, हम लोग तो शुरू से, हम लोग तो शुरू से, आप जानिए कि भाकपा माले का छात्र संगठन आइसा और आरवाई, हम लोगों ने मुख्यमंत्री का घेराव किया पटना में, और हम लोग लाठी भी चली। तो ऐसा नहीं है, हम लोग शुरू से ही लड़ रहे हैं। और सरकार देखिए कितनी तानाशाह है, मतलब एक डेलीगेशन मिल ले, छात्रों का डेलीगेशन मिल ले, अपनी बात रखते मुख्यमंत्री के पास, इसके लिए भी सरकार तैयार नहीं थी। तो ये तो तानाशाही है, इस तानाशाही के खिलाफ
बदलो बिहार महाजुटान नौमाख जो है, इस इलाके से भी श्रीनगर, जलालगढ़, कस्बा, बनबनकी, धमदाहा, रुपौली, इस पूरे इलाके से बड़ी संख्या में लोग बदलो बिहार महाजुटान में शामिल होंगे। बगल में अररिया जिला है, वहाँ से होंगे, किशनगंज से होंगे, कटिहार से होंगे, हर जगह से लोग जाएंगे और इस बार मजबूती के साथ चट्टानी एकता गांधी मैदान में बनाएंगे और नीतीश मोदी की तानाशाही को चुनौती देंगे, उसका मुकाबला करेंगे। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। खबर आजमगढ़ जनपद से है। आजमगढ़ के मोहल्ले रैदोपुर काली चौराहा में कोटेदार द्वारा राशन वितरण की अनियमितता को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि कोटेदार अश्विनी तिवारी ने जनवरी माह का राशन किसी भी कार्ड धारक को नहीं दिया। इसको लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सदर तहसील में तहसील दिवस के दौरान पहुंचे और अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपा। मोहल्ला रैदोपुर काली चौराहा के लोगों का आरोप है कि कोटेदार अश्विनी तिवारी ने जनवरी 2025 का राशन किसी को भी नहीं दिया। जब पूर्ति विभाग से शिकायत की गई तो अधिकारियों ने कहा कि अब फरवरी से सिधारी से राशन लेना होगा। इस फैसले से मोहल्ले के बुजुर्ग और असहाय लोग परेशान हैं, क्योंकि दूर जाकर राशन लेना उनके लिए मुश्किल है। स्थानीय लोगों ने तहसील दिवस में शिकायत दर्ज कराते हुए जनवरी का राशन मोहल्ले में ही वितरित कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले 40 वर्षों से यहीं से राशन लेते आ रहे हैं। ऐसे में अचानक व्यवस्था बदलने से लोगों को मुश्किल में आ जाएंगे। आप देख रहे थे STV न्यूज 24 आजमगढ़। संवाददाता पूनम की खास रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले? रैदोपुर काली चौराहा। नाम है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम प्रियंश कुमार पांडे, मैं रैदोपुर काली चौरा का निवासी हूँ। किन समस्याओं के साथ आपके साथ लोग आए, क्या समस्या? जनवरी माह 2025 का जो हम लोग का जिला पूर्ति कार्यालय से जो हम लोग को राशन मिलता है, हम लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं और हम लोग को जो फ्री का मोदी जी, योगी जी का जो राशन मिल रहा है, वो हमारे कोटेदार महोदय श्री अश्विनी तिवारी जी इस महीने में हमारी सभी माताओं बहनों से और भाई चाचा चाची बुजुर्गों से सभी लोगों से अंगूठा लगवा लिए और गल्ला इस महीने में किसी को नहीं दिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग गरीब उसी के सहारे जी रहे हैं। कितने लोगों का है ये? लगभग 350 लोगों का गल्ला उन्होंने इस महीने में खा गया। अगर वो हम लोग से मांग के खा लिए होते, हम लोग दे दिए होते। हम लोग दिल के अमीर आदमी हैं, लेकिन हम वो खा गए। ये हम लोग बहुत कष्ट हो रहा है। पूनम गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? रैदोपुर काली चौराहा के रहने वाले। क्या मामला है? मामला है हम लोग के राशन से अंगूठा लगवा लिए 2025 जनवरी का। हम लोग के बाकायदा दिए से बुध के देंगे, 26 तारीख के देंगे, 25 तारीख के देंगे, दिए नहीं, गला लेके भाग गए हम लोग के। कौन है? अंशु तिवारी है। उनसे नहीं पूछा आप लोगों ने कब मिलेगा? हमसे वो जब अंगूठा लगवा उसके बाद मिलवे नहीं कि हम लोग खोजे, वहाँ जहाँ कोटा बटती थी वहाँ भी गए तो बोला से नहीं। फिर किसी से और पता किए तो बोला गला नहीं मिलेगा, वो भाग गए पूरा इसी में। अंगूठा लगवाए थे 16 जनवरी को। प्रूफ है हमारे पास। अंगूठा लगवाए और पर्ची काट के गिरा रहे थे, खारिज भी कर रहे थे नाम से। हम लोग कहे ऐसे लगवाते देंगे। उसके बाद हम लोग नहीं मिला पूरे गांव में किसी के नहीं मिला। सबसे अंगूठा लगवा के सबके नाम के पर्ची निकलवा लिए। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। खबर लक्ष्मीपुर ग्राम सभा में मां सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष सिंधु किन्नर बाबा गोरखपुर ने मां सरस्वती की प्रतिमा का पूजन किया। उनके द्वारा की गई पूजा अर्चना के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने भक्ति भाव से भाग लिया। इस पावन अवसर पर सिंधु किन्नर बाबा ने कहा, मां सरस्वती ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी है। उनकी कृपा से हमें ज्ञान बुद्धि प्राप्त होती है। आज के दिन हम मां सरस्वती की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद सभी उपस्थित लोगों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की और उनके आशीर्वाद की कामना भी की। इस आयोजन में स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी शामिल हुए। आप देख रहे थे STV न्यूज 24। संवाददाता सुमन गुप्ता की खास रिपोर्ट।
STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। हमारे प्रत्याशी के रूप में विश्व हिंदू रक्षा परिषद से अनुपमा जी आगे आने का काम करेंगी और जीत करके अपने क्षेत्र में अपने लोगों की सेवा करने का काम करेंगी, रक्षा सुरक्षा करने का काम करेंगी और इस संगठन के तहत अपने लोगों की सेवा करने का काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो बनाइए। हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी के निर्देश अनुसार और उनके सपनों को साकार करने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गोरखपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं नीलम देवी जी। आज नीलम जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, उनके किए हुए प्रयास से आज हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीलम जी के द्वारा 11 लोगों को जिला गोरखपुर में अलग अलग पद पर जिम्मेदारी देने का काम आज किया जा रहा है। और हम सभी के बीच उपस्थित हैं रमावती देवी जी, जिनको आज बांसगांव तहसील का अध्यक्ष घोषित किया गया है। विद्या देवी जी बांसगांव ब्लॉक अध्यक्ष, आशा सिंह जी गगहा ब्लॉक अध्यक्ष, कुमारी अर्चना जी बांसगांव ब्लॉक उपाध्यक्ष, सीमा देवी जी ब्लॉक तहसील उपाध्यक्ष, रीता देवी जी बांसगांव तहसील उपाध्यक्ष, रंभा देवी जी बांसगांव तहसील उपाध्यक्ष, ज्ञानमती जी गगहा ब्लॉक उपाध्यक्ष। ये सभी लोग हमारे बीच वो सदस्य हैं जो जिले गोरखपुर के अलग अलग पद पर आज अपनी जिम्मेदारियों को ले रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जो पद, जो जिम्मेदारी आज से आप लोगों को दी गई है, आप उस जिम्मेदारियों पे खड़े उतरेंगे और अपने क्षेत्र में चल करके इस संगठन को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सपनों को साकार करने में अपना अहम योगदान देंगे। इनके अलावा संत कबीर नगर जिले से चल के आई हुई हम सभी के बीच दो रीना जी आज उपस्थित हैं हमारे बीच। यहाँ आप देख सकते हैं, एक रीना जी जो मेहंदावल ब्लॉक की अध्यक्ष हैं और एक रीना जी
जो मैदावल तहसील की आज अध्यक्ष घोषित की गई है। तो आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करते हुए मैं आप सभी को ये नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देता हूं और आप सभी अपने क्षेत्र में चलकर हमारे संगठन का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम रोशन करने का काम करें और इस संगठन के बैनर तले हमारे क्षेत्र की सभी माताओं बहनों का, क्योंकि आप लोग महिला मोर्चा की सदस्य हैं, तो सभी माताओं बहनों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, आप सभी लोग एक दूसरे का सेवा करने का काम करें, उनकी रक्षा सुरक्षा करने का काम करें और यदि किसी दफ्तर में उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वहां पहुंच करके उनको न्याय भी दिलाने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आशा उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस संगठन के प्रति अपना बहुमूल्य समय इस संगठन में देने का काम करेंगे, इस संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। हम सभी लोग एक बार बोलेंगे, विश्व हिंदू रक्षा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। और इस वक्त की खास खबर गोरखपुर से निकल कर आ रही है। गोरखपुर गोरखनाथ असीम कृपा से उत्तर प्रदेश के सरहरी गोरखपुर की रहने वाली समाज सेवी सिंदूर किन्नर बाबा को विश्व हिंदू महासंघ भारत धर्मचार्य प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रचार मंत्री के पद पर मनोनीत किया। विश्व हिंदू महासंघ भारत धर्मचार्य प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रचारक मंत्री सिंदूर किन्नर बाबा जन जन पहुँचते हुए विश्व हिंदू महासंघ भारत संगठन एवं धर्मचार्य प्रकोष्ठ को और अधिक बल गतिशीलता प्रदान करेंगी। विश्व हिंदू महासंघ भारत धर्मचार्य प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रचार मंत्री सिंदूर किन्नर बाबा ने कहा कि जो मुझे दायित्व सौंपा गया है उसे पूर्ण निष्ठा और समर्पण भावना से निर्वहन करने का विश्वास दिलाया। हिंदुत्व विकास के मिशन पर काम कार्य करूंगी। विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत महाराज एवं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री योगी राजकुमार नाथ चौहान का आभार व्यक्त किया और विश्व हिंदू महासंघ भारत संगठन एवं धर्माचार्य प्रकोष्ठ की पूरी टीम को धन्यवाद भी दिया। विश्व हिंदू महासंघ भारत मातृशक्ति प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीना सिंह, अधिवक्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मातृशक्ति प्रकोष्ठ डॉक्टर गीता रानी, राष्ट्रीय सह सचिव मातृशक्ति प्रकोष्ठ सुनीता महंता, राष्ट्रीय मंत्री मातृशक्ति प्रकोष्ठ विनोद जैन, राष्ट्रीय मंत्री मातृशक्ति प्रकोष्ठ रंभा सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा प्रकोष्ठ डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र दक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोरक्षा प्रकोष्ठ भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय सचिव कैलाश नाथ सिंगल, राष्ट्रीय प्रवक्ता विक्रम गोस्वामी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा पंडित सुनील शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला किसान मोर्चा अमृत शर्मा, किसान मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बिल्लू प्रधान, राष्ट्रीय महासचिव विधि प्रकोष्ठ वीपी सिंह, व्यापारी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत अशोक योगी, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली मातृशक्ति प्रकोष्ठ पिंकी सिंह ने विश्व हिंदू महासंघ भारत धर्माचार्य प्रकोष्ठ में प्रदेश प्रचार मंत्री के पद पर मनोनीत होने पर सिंदूर किन्नर बाबा को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। इस टाइम हम साहेबगंज केलावाड़ी में हैं और माँ सरस्वती का पूजा आयोजन किया गया है और यहाँ पर देख रहे हैं क्या कुछ दर्शाया गया है और यहाँ के सदस्य से जानते हैं कि साहिबगंज के शहरवासियों को इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, वो क्या फायदा मिलेगा, क्या संदेश देना चाहेंगे। आप बताएंगे कि ये जो है आप कर रहे हैं इससे साहिबगंज शहर को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये नारा बैनर लगाए हैं, इसके माध्यम से आपका साहिबगंज शहर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। भारतीय युवा क्लब संदेश देना चाहती है कि यहाँ झारखंड में गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन भारतीय युवा क्लब के द्वारा कहना है या दिखाना है कि सरस्वती माँ विद्या की देवी होती है। जो मेरे सरस्वती माँ को देखने आए यहाँ से ज्ञान अर्जित करके जाए और लाभ सरकारी लाभ उठाए। इसलिए हम लोग भारतीय युवा क्लब सरकारी योजना का ही प्रचार प्रसार हर साल करते हैं। ये पहली बार नहीं है, जब से भारतीय क्लब बना है सरकारी योजना का ही प्रचार प्रसार करते हैं ताकि गरीब जो आए देखने के लिए उसको लाभ मिले।
कितने दिन से यहाँ पर सरस्वती पूजा कर रहे हैं लगभग? करीब 25 साल से लोग कर रहे हैं। तो ये जो अभी दिखाए हैं हर वर्ष कुछ न कुछ आप लोगों को शहर के बीच में संदेश देते हैं। हाँ, तो कुछ बताइए। इस बार जो नया सरकार बना है इसलिए हम लोगों ने क्या ये लोग आप सरस्वती पूजा चल रहा है, इसके माध्यम से आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? प्रॉपर लेगा लेकिन इसके माध्यम से आप शहरवासियों को क्या संदेश देना? मेरा नाम पूजा कुमारी है और हम इसी मोहल्ला का मतलब रहते हैं, यही मोहल्ला में। और हम लोग हर साल सरस्वती पूजा बैठाते हैं और सरस्वती पूजा के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सरस्वती माता सिर्फ माता नहीं है, जो माता हर साल आती है और हर उल्लास का देवी है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा नहीं करने से बहुत मतलब जैसे महिला लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे सब हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, 8वीं 9वीं क्लास में जाते हैं, उसके बाद शिक्षा से सबका मन उठ जाता है कि अब ज़्यादा भारी हो रहा है, नहीं पढ़ेंगे या मतलब नहीं स्कूल भी जा पाते हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है और सरस्वती माता के माध्यम से हम लोग हर साल बताना चाहते हैं कि शिक्षा और ज़्यादा मतलब पढ़िए करके। और ये जो स्टैचू वगैरह बना हुआ है, इस माध्यम से यही हर जन जन को मतलब पता चलना चाहिए कि हम पढ़ेंगे तो क्या क्या लाभ हम लोग को मिलता है। सावित्रीबाई फुले जो वहाँ पे किशोरी लड़कियों के लिए बहुत सारी योजना सरकार निकाले हैं, तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो उसका लाभ कैसे लेंगे? इसलिए मतलब स्टैचू के माध्यम से हम लोग सबको बताना चाहते हैं कि पढ़ेंगे तभी लाभ मिलेगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे सरकारी लाभ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो जो नहीं जानता है तो इस मतलब स्टैचू के माध्यम से वो जान भी जाएगा और पढ़ने में रुचि भी आएगी। तो सरस्वती माता हम लोग विद्या की माँ है और इसको सब जाने और से अधिक मतलब हम लोग इसका प्रचार और भी आगे करेंगे और हर साल इसी तरह हम लोग सरस्वती माता का धूमधाम से पूजा करते हैं। ये देख रहे थे कि बता रही थी और यहाँ लगभग 25 वर्ष से इन्होंने पूजा कर रहे हैं इस जगह पे। और साहिबगंज शहर में लगभग 200-250 जगह पूजा किया जा रहा है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार यहाँ पर नहीं कहीं पे डीजे बज रहा है, नहीं कहीं बाजा बज रहा है, क्योंकि शासन का निर्देश है डीजे नहीं बजेगा, इसीलिए ये चल रहा है। मैं सुमन कुमार झा, STV न्यूज, सुमन कुमार झा, स्टेट हेड झारखंड। विसर्जन कब हुआ उसका जानकारी निकलेगा कौन देख सकता? 5 बजे तो घर हम तो जाने पूरा 5 बज जाएगा आपको ऐसे STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। और सड़क का नाम भी होगा। इधर लगाइए, तुम जानो तो ठीक रहेगा। बोलिए। आज उद्घाटन हुआ है, जो है सस्ता सुविधा मीट भात खिलवाया गया। पूर्वी चंपारण आज 3 तारीख सरस्वती पूजा के दिन पूर्वी चंपारण जिला के उत्तर कन्या मोतिहारी द्वारा किया जा रहा है और सहयोग मिलता है। शहरवासियों का भी सहयोग मिलता रहेगा, इसके लिए बहुत
लास्ट में बोलना चाहिए एक बार सेवा का मौका दीजिए। बिहार के कुशल कारीगर ज्योतियारी के द्वारा किया जा रहा है और आप उनका सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। शहरवासियों का भी सहयोग मिलता रहेगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बोलना चाहिए एक चलिए कटवाइए आप। अरे आप उधर सटिए ना। चलो बाबू भीतर चलो साहब। किसका बाबू है? सामने से हटिए, सामने दोनों। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फाइलेरिया के लिए प्रोग्राम जो चल रहा है वो 10 तारीख से स्टार्ट होगा, 25 फरवरी तक चलेगा। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है। अगर डाइथाल कार्बाजीन एंड एल्बेंडाजोल हम लोग अगर 5 साल तक लगातार लें हर साल, तो बीमारी होने की संभावना कम रहती है। ये बीमारी होने के बाद इसका इलाज बहुत ही दिक्कत है, जिसमें हाथी पाँव टाइप का जो हो जाता है। अतः आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि दवाई जरूर खाएं। मेरी टीम जो बनी हुई है वो सब एक दिन फर्स्ट डे जो है वो बूथ पर लगेगी, उसके बाद घर घर जाके सबको दवाई देगी। दवाई देने के बाद सबसे आग्रह है कि भरपेट खाना खा के खाएं, नहीं तो इसमें उल्टी की संभावना, चक्कर आना की संभावना रहती है। खाने के बाद भी अगर उल्टी या चक्कर आ रहा है तो मान कर चले कि आपकी किडनी जो उसमें जीवाणु है वो मर रहे हैं, इसलिए उसके लिए घबराना नहीं है। इस अभियान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 7 जो है सभी में दवाई खिलाई जाएगी। गांव-गांव में जाके घूम के मेरी सहिया, MTC, MTS, KTS सभी लोग जो है उसमें भागीदारी करेंगे। इसमें गांव के 2,67,441 घरों को कवर किया जाएगा एवं घरों की 13,54,570 लोगों को दवा सेवन करना है। ये मेरा पूरा लक्ष्य है और सभी निवासियों से मेरा आग्रह है कि दवाई जरूर खाएं ताकि फाइलेरिया का उन्मूलन किया जा सके। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। खबर आजमगढ़ जनपद से है। आजमगढ़ में अपराध पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने हिस्ट्री सीटर अमरजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने टोरा चौकी प्रभारी से बदसलूकी की, वर्दी फाड़ने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मौके से 7 वाहनों को सीज किया है, जिसमें से एक में 5 लाख रुपए नगद, फूल मालाएं और मिठाई बरामद की गई है। दरअसल इटौरा चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार अपने हमराही हेड कांस्टेबल धर्मराज भारती के साथ इटौरा तिराहे पर मौजूद थे। तभी सूचना मिली कि महाराजगंज थाने का हिस्ट्री सीटर अमरजीत यादव को कल जेल से रिहा हुआ था, कई वाहनों के साथ काफिले के साथ जुलूस निकाल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर वाहनों को चेकिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान जब काली स्कॉर्पियो UP 50 CY 9972 को रुकवा गया तो उसमें से अमरजीत यादव उतरा। पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की करने लगा। उसने चौकी प्रभारी की वर्दी पर लगे मोनोग्राम को नोच दिया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना की जानकारी मिलते ही सिधारी थाना प्रभारी शशि चंद्र चौधरी, मुबारकपुर प्रभारी निरीक्षक निहार नंदन कुमार और जहानागंज प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को हिरासत में लिया और जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 5 लाख रुपए नगद बरामद हुए। इसके अलावा काफिले में शामिल सफेद स्कॉर्पियो की तलाशी में आंवले की मिठाई के 5 डिब्बे मिले, लेकिन वाहन के दस्तावेज नहीं दिखाने पर सीज कर दिया गया। पुलिस ने जुलूस में शामिल सत्येंद्र यादव,
रामजीत यादव प्रधान, राधेश्याम मौर्य, हरिवंश यादव और हरिराम यादव के वाहनों को भी जब्त कर लिया। एसपी हेमराज मीणा ने बताया है कि अमरजीत यादव के खिलाफ 20 से 30 मुकदमे दर्ज है। उसकी रिहाई के बाद परिवार और रिश्तेदारों ने जुलूस निकालने की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही उसे रोक दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 7 वाहनों की एमवी एक्ट में सीज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसपी ग्रामीण का साफ कहना है कि किसी भी अपराधी द्वारा जुलूस निकालने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप देख रहे थे एसटीवी न्यूज़ 24 आजमगढ़। संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। के दूरी पर ज्यों ही आए त्यों यहाँ के प्रशासन के लोग सारे लोग इकट्ठा होकर के कम से कम 100-200 की संख्या में उनको उठा लाए और लाने के बाद सिधारी थाना में ले करके रखते हैं। हम लोग सूचना पाए, हमारे लोग आए थे, भाई आए थे और हम भी आए थे। उसके बाद माताजी भी आई हैं। उसके बाद जो है कि लोग मुलाकात भी नहीं करने दे रहे हैं, पता नहीं क्या करने की साजिश लोग कर रहे हैं। क्या कारण था कि दोबारा पकड़े? अब पता नहीं क्या कारण था, यही लोग जानेंगे। अभी तो जेल से रिहा हुए हैं, अभी 2-3 घंटे हो रहा है, मान चलिए 2 घंटे हुआ है अभी रिहा होते हुए। तब तक क्या क्राइम कर दिए हैं। ठीक है। STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। खबर आजमगढ़ जनपद से है। आजमगढ़ हरिओद कला भवन केंद्र में शनिवार को अखिल भारतीय खट्टिक समाज की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खाटिक तो वहीं सपा विधायक रागिनी सोनकर पहुंची। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार में के बाद सपा विधायक रागिनी सोनकर का बड़ा बयान। आजमगढ़ पहुंची रागिनी सोनकर ने कहा, हर चुनाव सिमिलर होता है, हार जीत लगी रहती है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अधिकार है, कोई पक्ष में जाएगा तो कोई विपक्ष में जाएगा। इंडिया गठबंधन का पूरा सहयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन समाजवाद पार्टी का पूरा सहयोग आम आदमी पार्टी को था। अगर वह दिल्ली में विपक्ष में बैठेगी तो बहुत सारे सवाल जो बीजेपी उन पर थोपती आई है, अब बीजेपी को उस पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मिल्कीपुर चुनाव की स्थिति देख लीजिए, कितने फर्जी वोट पड़े। मीडिया के माध्यम से ही इसकी जानकारी लोगों को हुई। मिल्कीपुर चुनाव में ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो उजागर नहीं हो पाई। मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली तक चुनाव आयोग की बहुत ही निष्क्रिय भूमिका रही है। चुनाव आयोग ने एक तरफा होकर कार्य किया है, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठेस पहुंच। खरीद फोकरत की राजनीतिक आप लोगों ने देखी है, चाहे वह महाराष्ट्र की बात हो या फिर यह चुनाव आयोग में जनता का भरोसा उठता जा रहा है। जब चुनाव आयोग इन सब में लिप्त दिखाई देता है तो बख्तौर विपक्ष हम हमेशा इसका विरोध करते आएंगे और आज आवाज उठाते रहेंगे। कुमार विश्वास के बयान के बाद रागिनी सोनकर ने कहा कि यह उनका आपसी टकराव की वजह से जो भी बयान है वह उनका निजी विचार हो सकता है। आप देख रहे थे एसटीवी न्यूज़ 24 आजमगढ़। संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। तो क्या दोबारा फिर केजरीवाल जेल जाएंगे? ये तो भ्रष्टाचार के उनके केस अभी खुलेंगे तो आगे देखा जाएगा। ये सरकार ठीक सर, क्या आयोजन किया गया है और क्या करेंगे? आज मेरे लिए बहुत ही परम सौभाग्य कि आजमगढ़ जिले के अंदर श्री पंकज मोहन सोनकर जी द्वारा, जो मेरे भाई हैं, अखिल भारतीय खट्टिक समाज का ये सम्मेलन है। पूरे समाज को आसपास के जिले से बुला करके सबको एक बहुत अच्छा आयोजन आप लोगों ने यहाँ किया है। मैं इसके लिए अखिल भारतीय खट्टिक समाज को और व्यक्तिगत अपने भाई श्री पंकज सोनकर जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक विचारधारा को, एक समाज को इकट्ठा करने के लिए और आगे कैसे हमारी जनरेशन चले उसके लिए आज ये कार्यक्रम है। इसके लिए मैं पूरे आजमगढ़ निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ। सर, योगी सरकार खट्टिक समाज के लिए कुछ स्पेशल कर रही हो, जैसे उनको मुख्यधारा में लाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से मुगल काल ले या ब्रिटिश काल ले, अभी आपने एक डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने भी यहाँ देखी है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा है, सनातन हमारी एक विचारधारा है। उसके साथ हमारा खट्टिक समाज पहले से ही जुड़ा रहा है। और आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाइए और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे समाज को और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, सबको एक साथ लेकर के चले हैं और इस जो भी समाज के उत्थान के लिए अच्छा हो सकता है, हमेशा ये प्रयास किया है
कि बहुत अच्छा हो और समाज आगे बढ़े। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बम्पर जीत मिली है, क्या कहेंगे केजरीवाल का भांडा फूट गया? ये भांडा तो पहले ही फूट चुका था। जब आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी खुद, जिस सरकार के खुद मुखिया यानी कि केजरीवाल जी खुद जेल चले गए भ्रष्टाचार में, सारे मिनिस्टर उनके जेल चले गए, तो उसी समय दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था कि केवल एक ही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैडम, दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, हर चुनाव मुझे लगता है सिमिलर ही होता है, क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा स्तंभ है वो अपना संविधान है, और संविधान ने हर एक को अपने मत का अधिकार दिया है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई एक जो है वो पक्ष में जाएगा, कोई एक विपक्ष में जाएगा। और अगर इंडिया गठबंधन तो नहीं कह सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन जो है वो रहा केजरीवाल जी के साथ। और अगर वो दिल्ली में विपक्ष में बैठेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी जो सवाल जिन पे बीजेपी हमेशा उनकी सरकारों पे थोपती आई है, उन पे अब बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। मैडम, जिस तरीके से आप लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, ईवीएम पे सवाल उठाए, तो कहीं न कहीं वो सवाल अभी बरकरार रहेगा आप लोगों की तरफ से? मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से मिल्कीपुर चुनाव में आपके मीडिया बंधुओं के द्वारा ये सामने आया है कि एक व्यक्ति के द्वारा, वो भी वृद्ध अवस्था के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा इतने फर्जी वोट डाले गए, तो ये तो सिर्फ एक प्रकरण है जो सामने आया है। ना जाने ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उजागर होनी बाकी है। और कहीं ना कहीं निष्क्रिय तरीके से चुनाव आयोग ने काम किया है, एक तरफा होकर के काम किया है, जिसकी वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठेस पहुंच रही है। और आगे उम्मीद है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश का प्रत्येक व्यक्ति काम करेगा। मैडम, अभी आप लोग ने कुछ दिन पहले संसद में भी विरोध किया था इस चीज का, सफेद कपड़ा भी अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया था चुनाव आयोग को, तमाम सवाल उठ रहे थे चुनाव आयोग को लेकर के, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खरीद फरोख्त की राजनीति तो आप लोगों ने देखी, चाहे वो आपके महाराष्ट्र की सरकार रही हो और अभी रिसेंटली जितनी भी सरकारें बनी, तो कहीं ना कहीं जनता का भी विश्वास उठता चला जा रहा है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संविधान को बचाए रखने के लिए और अपने देश को बचाए रखने के लिए चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। और जब वो भूमिका छलनी होती दिखती है, जब चुनाव आयोग कहीं ना कहीं लिप्त दिखाई देता है, तो बतौर विपक्ष हम हमेशा आवाज उठाएंगे और हमेशा इस बात को उन्हें याद दिलाएंगे। देखिए, ये तो उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है, उनका आपके साथ क्या संबंध रहा, किस वजह से टकराव हुआ, किस वजह से बिखराव हुआ और किस बेसिस पे वो ये सारे कमेंट्स करते हैं, उसका जो अंदरूनी मामला है वो सिर्फ वही व्यक्त कर सकते हैं। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। खबर आजमगढ़ जनपद से। आजमगढ़ जनपद के जिला अस्पताल से है। जिले के अस्पताल के सुरक्षा गार्ड पर एक व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि सुरक्षा गार्ड ने उनको कमरे में बंद करके उनकी पिटाई की है। यह मामला कोतवाली भी पहुंचा है, जहां पुलिस उस मामले में जांच में जुटी है। बाकी की जानकारी देखेंगे इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे थे STV न्यूज 24 आजमगढ़ संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। कौन हो तुम? कोई बचाने नहीं आया, दरवाजा बंद किया, बाहर से कोई नहीं आ पाएगा। रोल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शैलेश कुमार यादव। क्या मामला हुआ है? थाना कोतवाली आज गए थे तहरीर देने। जनता के पास जाकर वोट मांगने के लिए उनके पोस्टर बॉय थे एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो संकोच कर रहे थे अपनी सिटिंग मुख्यमंत्री की फोटो लगाने में भी। तो आम आदमी पार्टी के अंदर भी लड़ाई बहुत तेज चल रही थी। ये जिस तरह से आतिशी जी ने मतलब डांस किया, पार्टी हार गई, वो व्यक्तिगत जीत को इतनी खुशियां मनाने का क्या मतलब निकालते हैं आप? मुझे लगता है जितनी खुशी दिल्ली वालों को पूर्व उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के हारने की हुई होगी और आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने की हुई होगी, शायद उसी का इजहार वो भी कर रही होंगी।
क्योंकि अंदर ही अंदर अरविंद केजरीवाल जी की एक राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। जो फाउंडिंग मेंबर से उनको पार्टी से बाहर करने का काम किया, और मैं उनके कितने पुराने फाउंडिंग मेंबर से आप सबसे जाके आज सवाल पूछ सकते हो कि उनको किस कारण से पार्टी से निकलने पे मजबूर अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। और जो लोग पार्टी के अंदर हैं और उनके लिए चुनौती बन सकते हैं, उनको एक एक करके निपटाने का काम भी अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अब वो पहले पूरे शराब घोटाले का ठीकरा केवल मनीष सिसोदिया तक फोड़ना चाहते थे, लेकिन हमने तब भी कहा था कि किंग पिन अरविंद केजरीवाल है, और कोर्ट ने भी उनको सजा दी और आजकल बेल पर बाहर हैं। अब मुकदमा आगे भी चलेगा। और एक बार फिर जब इस चुनाव में दिख रहा था कि नीचे नीचे आम आदमी पार्टी के नेताओं को निपटाने में अरविंद केजरीवाल जी की टीम काम कर रही थी, जनता का गुस्सा तो था ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर की जो एक राजनीति है वो सिर चढ़ के बोल रही थी। शायद उसी हारने हराने की राजनीति में जो बच के आई, वो खुशी का इजहार डांस करके कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। अनुराग जी, इंडिया ब्लॉक का क्या फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि ये दिल्ली के इलेक्शन में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ये सब आपको सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, जिस रिश्ते में सत्य और प्रेम ना हो और केवल दिखावटी हो, वो ज़्यादा देर नहीं चलता। आपने 7 फेरे भी लिए हों, समर्पण ना हो, सत्य ना हो, प्रेम ना हो, तो नहीं चलता। इसी तरह से राजनीतिक रिश्ता भी, गठबंधन भी अगर ठग मिलके इकट्ठे हो जाएं तब भी नहीं चलता, क्योंकि ना नेता था, ना नीति थी, और नियत में भी खोट था। वो साथ साथ चलने का वायदा तो करते थे, लेकिन 7 महीने साथ ना चल पाए। एक दूसरे के सामने आकर खुले तौर पे तलवारें चलाने का काम किया। और जो लोग डबल डेटिंग कर रहे थे, आज वो अपना खाता नहीं खोल पाए। खाता ना खोलने की हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड भी ये श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस को अब तो चिंतन और मंथन जरूर करना चाहिए कि आखिरकार ये डबल डेटिंग करने का फायदा हुआ कि क्या हुआ। आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन सीएम को लेकर काफी चर्चा हो रही, कौन बनेगा, कौन चेहरा होगा। अगर आपके पास कोई नाम है तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में तो विधायक दल की बैठक होगी, वो अपना नेता चुनेंगे, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो अपना निर्णय देगा। और दिल्ली की जनता को इतना ही कहूँगा, आपने भाजपा को चुना है सुशासन और विकास के लिए। भाजपा की ओर से जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे और जो मंत्रिमंडल होगा, विधायक होंगे, वो हर संभव प्रयास करेंगे, जो वायदे किए उनको पूरा करेंगे, जो संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक लेकर जाएंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिल्कुल बिखर गई है, क्या इसका असर पंजाब में भी पड़ने वाला है? देखिए, जो अंदर ही अंदर अपने को निपटाने चले थे, वो महाशय खुद तो निपट ही लिए। अब उनके लिए बगावती सुर कितने तेज होते हैं, ये तो थोड़े दिन और इंतज़ार कीजिए। क्योंकि ये जो डांस आपने देखा है, ये डांस केवल एक विधानसभा जीतने का नहीं, ये होता नहीं आप किसकी छाती पे चढ़ के नाचे हो। ये उत्तर दिशा में कुछ ना कुछ संकेत था कि तुमने तो जोर लगा लिया। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। सर, अरविंद केजरीवाल हमेशा अपनी चुनावी रैली में कह रहे थे, अगर अरविंद केजरीवाल चोर है, भ्रष्ट है, तो उसको वोट मत दें। तो अब की वो चुनाव भी आ गए, उनकी पार्टी भी आ गई। आपने बहुत बड़ी बात कही, और ये शायद सोशल मीडिया पे चल भी रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के सामने कहा था कि अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा। और दिल्ली की जनता ने भाजपा को वोट दिया ये कहकर कि भ्रष्टाचारी को वापस जेल जाना ही पड़ेगा। तो केजरीवाल जी के लिए रास्ते खुले हैं। और वो उनके पोस्टर पे लिखा हुआ था, होर्डिंग पे लिखा था, उनकी टैगलाइन थी, आ रहे केजरीवाल। तो तिहाड़ इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर चुनाव की हार की जो समीक्षा की अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को दे रहे हैं, लेकिन जहां दिल्ली में चुनाव प्रचार करने गए थे वहां भी हार गए वो सीटें जहां प्रचार किया। मेरा एक बड़ा सवाल विपक्ष से है, कब तक अपनी हार की जिम्मेदारियां और ठीकरा
पार्टी जिसने देश में 60 साल सत्ता में रही, वो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और हंसी का पात्र बनती हैं। एक बार भी कोई सबूत नहीं दे पाया कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हो सकती है। कोई आधार नहीं किसी के ऊपर आरोप लगाने का। और जब जनता उनको बार बार नकारती है और ये बार बार संदेश देने का प्रयास करते हैं कि नहीं, जनता ने हमें नहीं नकारा, तो जनता फिर नकारती है। और इसलिए तीन बार लगातार कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में खाता नहीं खुल पाया और जो लोग कभी लोगों के बैंक के खाते नहीं खोलने देते थे, आज उनका अपना खाता बंद हो गया है। ये दिखाता है कि आप जनता को जब नीचा दिखाने का प्रयास करते हो तो जनता बार बार आपको संदेश देती है। और राहुल जी, संदेश बहुत स्पष्ट है कि जो अराजकता की राजनीति की राह पर आप अरविंद केजरीवाल से बड़े अराजक बनना चाहते हो, जनता अर्बन नक्सल को कभी मंजूर नहीं करेगी। अगर आप भारत के खिलाफ बात करते हो, जनता आपको कभी मंजूर नहीं करेगी। अगर आप भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर, कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन और अन्य संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे, भारत की जनता आपको बार बार नकारेगी। आप भारत में रहकर की भारत विरोधियों की लाइन टो करोगे, तब भी जनता आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। और जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे कि जनता ने आपको किन बातों पर अस्वीकार किया है और मंथन और चिंतन नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हमने अपनी पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को काम करते देखा है और 2001 ले लीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेके आज 2025 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो सोच नरेंद्र मोदी जी की है कि हर पल हर क्षण देश के लिए जीना है, ये भाव वो हर हिंदुस्तानी में देखना चाहते हैं विकसित भारत बनाने के लिए। इसलिए हम जैसे युवाओं को कहते हैं कि अगले 22 साल जो है देश के लिए समर्पित कर दो विकसित भारत बनाने के लिए। और ये शायद उनके भाव ये भारत को आगे लेकर जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा रहे हैं, 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को गरीबी रेखा से बाहर भी निकाल रहे हैं और वहीं पर जो आधारभूत ढांचा उसको दुगना कर दिया। देखिए 74 एयरपोर्ट थे 160 कर दिए, 7 एम्स थे 24 कर दिए, 9 IIIT थे 25 हो गए, 380 मेडिकल कॉलेज थे 760 हो गए, 740 यूनिवर्सिटी थी 1148 हो गई, 16 IIT थे 3,22,000 किलोमीटर, ग्रामीण सड़कें थी आज 7,40,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई। ये 10 साल में हुआ है। यूपीआई डिजिटल ने दिखाया कि हम दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले बन गए, 46% पेमेंट भारत में होती है। तो मोदी जी ने विकास भी किया, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया, गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला और दिल्ली की जनता को लगा अगर जहाँ झुकी वहाँ मकान कोई दे सकता तो नरेंद्र मोदी दे सकता है, नल से स्वच्छ जल दे सकता है नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, क्योंकि देश के 6 लाख पंचायतों के ऐसे लाखों गांव में पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक नल से स्वच्छ जल मोदी जी ने किया है। अनुराग जी, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बेड़ियों में भारतीयों को अमेरिका से लाया जा रहा है, कड़ियों में लाया जा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे विदेश मंत्री जी ने बड़ा विस्तार में इसका उत्तर दिया और कांग्रेस को मैं याद करवाना चाहता हूं इमरजेंसी का वो कालखंड जो यही मीडिया के मित्र ये भी बेड़ियों में बंधे होते थे, जेल में पड़े होते थे, कोई कसूर नहीं था। जॉर्ज फर्नांडिस जी की फोटो आजकल चल रही है जंजीरों में बंधे हुए। ये कांग्रेस को याद करना होगा इंदिरा गांधी जी का वो काल जो सबसे बड़ा काला अध्याय था आजाद भारत का, और वो इमरजेंसी। देश वैसा समय फिर वापस नहीं देखना चाहता। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती का आज बयान आया है। उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली में जो चुनावी नतीजे आए उस पर कहा है कि हवा जिधर चल रही थी जनता उधर गई है। एक तरफ आप लोग विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो का ये बयान है। क्या बयान आया है? इन्होंने कहा कि जिधर की हवा चल रही थी जनता हवा की तरफ गई है। नहीं, वो तो हवा तो जनता ही चलाती है भाई। लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं। और इसीलिए अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखोगे,
बार बार झुककर देश की जनता का अभिनंदन करते हैं और उनको एक विश्वास दिलाते हैं कि तन समर्पण मन समर्पण, इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए हर क्षण समर्पण। और ये समर्पण भाव ही नरेंद्र मोदी जी का है जो देश को आगे लेके जा रहा है। उनकी टीम दिन रात एक करके उनके साथ काम कर रही है और देश, मुझे लगता है, बार बार मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त करता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती रहेगी। सर, अयोध्या के सवाल है कि अयोध्या में मिल्कीपुर हारने के बाद अब अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि भगवान राम बेईमानी करने वालों को माफ नहीं करेगा, इतना पाप कर दिया इन लोगों ने, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है भगवान राम हम सबके राधे हैं और रामलला को जिस स्थिति में सपा की सरकार में रखा गया, अन्य सरकारों में रखा गया, वो 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 400 वर्ष से ज़्यादा 500 वर्ष का कालखंड है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, विश्व हिंदू परिषद और बाकी सब के आंदोलन के बाद सब संभव हो पाया। लेकिन कुछ लोग रातों रात अयोध्या के राजा बनने की बात करते थे, जो राम राज्य में विश्वास नहीं करते, लेकिन भगवान राम की जन्मस्थली उस क्षेत्र के राजा बनने की बात करते थे। तो मुझे लगता है उनको स्थान दिखाने का काम वहाँ की जनता ने कर दिया है। और अगर अभी भी पांव जमीन पे ना लगे हों तो इतना ही कहूँगा कि अगर राहुल गांधी की राह पे चलोगे तो जैसे कांग्रेस बार बार निपटती आई, अखिलेश भैया, यूपी की जनता ने 2 बार निपटाया, तीसरी बार के लिए तैयारी कर लो। सर, अवधेश प्रसाद ने कहा था कि अगर मेरा बेटा हार गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्या भाजपा इस्तीफा मांगेगी? नहीं, हम नहीं। उन्होंने कहा, मुझे पक्का विश्वास है, इतने सीनियर नेता हैं और जो भगवान राम के वहाँ पे जो उन्होंने कह दिया वो करके दिखाएंगे। वो, मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता नहीं करेंगे। बस मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में आप कुछ ऐसा सुन सकते हैं, क्योंकि अखिलेश जी तो सुनिश्चित करेंगे। क्या भाजपा लोकसभा का चुनाव फिर से लड़ने को तैयार है? नहीं, देखिए, अखिलेश जी को सुनिश्चित करना है जो उनके सांसद ने कहा। धन्यवाद सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी के लिए क्या मामला हुआ है? सर, मैं एक मामला ये था कि मैं गया हूँ एक एक्सरे लेने के लिए और एक्सरे लेके मैं बाहर 22 नंबर में एक्सरे लेके बाहर निकल रहा था और बाहर निकलते समय ये गार्ड लोग पीछे से गए हैं, कह रहे हैं कि यहाँ तुमको नहीं आना है। मैं इसी तरह अपने पत्नी को एक दिन दिखाने लेके आया था तो गार्ड लोग मुझे रोके, उनका ब्लड का जांच करवाना था, तो आज भी अपने पत्नी को लाने वाला था, लेकिन आज नहीं लेके आ पाया हूँ। मैं कल लाने वाला था और ब्लड की जांच करवा के लेके जा रहा था तो वो उस समय भी कहे कि तुम दलाली करते हो। मैं आज हफ्ते 10 दिन से मैं कभी इधर दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन ये लोग कहते हैं तुम डेली आते हो, दलाली करते हो। और इसी बात पे मैं कहा सर मुझको दलाल मत बोलिए, तो मुझे तो है कि जबरदस्ती खींच के मैं कहा आप गार्ड हैं, अगर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत आप कोई कंप्लेन किया हो कि नहीं ये आदमी किसी से पैसा लिया है या किसी को दलाली किया है तो आप मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसी बात पे मुझे खींच कर लेके गए हैं। 26 नंबर के सामने से मैं बाहर निकल रहा था, 26 नंबर से बाहर खींच कर ले गए हैं और कमरे में भी मुझे मारे हैं। तो क्या आप आए थे अस्पताल पे, पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने वो साहब को भेजे हैं कि चलिए मैं तहकीकात कर रहा हूँ। अब मैं एप्लीकेशन दिया हूँ कोतवाल साहब को, तो आए हैं तो यहाँ कोई गार्ड है नहीं, अभी चले गए हैं। 22 नंबर एक्सरे वाले भी चले गए हैं। क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। ये जो गार्ड हैं इनकी जो ड्यूटी सुरक्षा करने की है, किसी की व्यक्तिगत जिसे किसी को दलाल बोलने का मौका देने का अधिकार नहीं है। दलाल बोलने, अगर मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन हो, चाहे कोई प्रमाण हो, तो मुझे दलाल कहें या मुझे मारे या मुझे जान से मार डाले, इनकाउंटर कर डाले, मैं उसके लिए तैयार हूँ। किस बात को लेकर आप मारपीट किए? क्या कहें आपसे? मुझसे कहें कि तुमको हॉस्पिटल नहीं आना है। मैं उनसे यही कहा हूँ कि मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदार का कोई भी मुझे अगर कहेगा कि चलिए मुझे दिखवा दीजिए तो मैं आऊंगा, आप मुझे नहीं रोक सकते। इसी बात पे मुझे घींच कर लेके गए, कहे बदतमीजी करता है। उस दिन इसकी पत्नी थी, नहीं कुछ बोले, आज इसको चलिए मारते हैं। 7-8 लोग जो है कि घींच कर कमरे में लेके गए और मुझे मारे हैं। और एक सादा कागज पे मेरा अंगूठा काम नहीं कर रहा था,
उल्टा सीधा लिखवा रहे थे। ठीक। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। आणि विशेष ही कल्पना माझ्या मनात का आली? ही कल्पना येल्लोसर प्रकल्प अधिकाऱ्याचा कायम मनात येण्याचं कारण असं अख्खं आयुष्य आश्रम शाळेमध्ये शिकलं होतं. संपूर्ण वर्ग 5 पासून ते MSc पर्यंत, वर्ग 5 पासून ते MSc पर्यंत फक्त आणि फक्त आश्रम शाळेमध्ये शिकलेला विद्यार्थी ही कल्पना आहे. आश्रम शाळेबद्दल, आश्रम शाळेबाबत थोडी प्रामाणिकपणा कमी होत चाललेली आहे. विश्वास कमी होत चाललेला आहे. वेळोवेळी लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून आमच्या आदिवासी आश्रम शाळेच्या विद्यार्थ्यांबद्दल, विद्यार्थिनीबद्दल, आमच्या अध्ययन आणि अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकाबद्दल आणि आमच्या प्रकल्प कार्याबद्दल सातत्याने नियमितपणे टिप्पणी येत असतात. तुम्ही दिसता का? पालघर जिल्ह्यातल्या मॅडम, जवाहरचे मॅडम, पालघर जिल्हा जवाहर मॅडम. हा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार. कुठल्या आश्रम शाळेत आहे? येत 57 शासकीय आश्रम शाळा नवा, 157 अधिकारी जॉईन झाले. बाकी सर्व IAS अधिकारी आहेत. एखादी गडचिरोली STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। सब हाथ लगाइए, आप सब लोग इधर देखिए, इधर देखिए आप लोग। चक्रवर्तलोजाय सार्वभौमाय मंगलम। धन्यवाद। STV न्यूज, आवाज गोदिया आरपीएफ द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से एक पिस्तौल व 4 कारतूस जब्त। 4 व 5 फरवरी रात की है। आरपीएफ गोदिया के पोस्ट प्रभारी VK तिवारी के निर्देश से गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम आकाश साल्वे, उम्र 29 साल व पता जनता क्वार्टर नंबर 407 न्यू राजेंद्र नगर मेडी साइन हॉस्पिटल के पीछे राजेंद्र नगर रायपुर छत्तीसगढ़ी का है। आरोपी आकाश साल्वे के ऊपर रायपुर छत्तीसगढ़ी थाने में कई केस दर्ज है। आरोपी आकाश साल्वे के ऊपर गोदिया GRPF ने धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। आगे की जांच गोदिया पुलिस कर रही है। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। STV 24 न्यूज चैनल गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र विकासखंड जगह के अंतर्गत ग्राम सभा सिरला महराई में इस समय हम उपस्थित हैं। यहाँ बाइक और
4 पहिया वाहन से भीषण टक्कर, जबकि बाइक का क्षतिग्रस्त हो चुका है और यह जो है 4 पहिया वाहन सुरक्षित खड़ी थी, उसमें बाइक सवार ने ले जाकर पीछे से टक्कर मारा है। आइए हम बाइक को पहले दिखाते हैं इसका क्या ये है। देखा जाए ये देखा जाए कार खड़ी थी और उस उपस्थित है। अभी आपको दिखा रहे हैं, दिखाते हैं। दिखाइए, पट्टी का अंदर नहीं है प्राइवेट। टक्कर मारा गया। देखिए जबकि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। चलो ये पेट्रोल पंप के समीप है, पेट्रोल पंप के समीप है। यहाँ कैमरामैन से कहेंगे कि घूम कर दिखाएं, पेट्रोल पंप के समीप है और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। लेकिन दोनों 4 पहिया वाहन और बाइक सवार दोनों बाल बचे, जो कि दोनों लोग सुरक्षित हैं। किसी को घायल होने की सूचना नहीं है। ये जो बाइक और कार में टक्कर हुआ है, पुलिस बल का सहयोग लिए तो पुलिस बल एक तरफा हो गई। बाइक तरफ से है ये नहीं, कार की तरफ से पूरा पक्षपात ले रही। झुका कर रहे थे, बाइक तब हुआ टक्कर। ये दोनों को थाने ले जाएगा और दोनों से पुलिस जांच करेगी कि गलती किसका है, कैसे हुआ और क्यों हुआ। उसमें गलती किसका बाइक का है ही नहीं, 4 पहिया की गलती है। पहिया की गलती है, लेकिन 4 पहिया को लोग बता रहे हैं कि ये बाइक खड़ी है और बाइक पीछे से मारा है। ओवरटेक करके खड़ा किया, चले। गलती दोनों लोग से है, ठीक है। और पुलिस उनको ले जा रही है थाने पर। पहिया ज्यादा गलती है। अब पुलिस बल का हम लोग सहयोग लिए, पुलिस एक तरफा कर रही है। ठीक है, पुलिस प्रशासन यहाँ आ चुकी है, पुलिस प्रशासन का जांच हमारा किसका इलाज करवाओगे? इसको इलाज के लिए भेजो, इलाज के लिए चालक है, बाइक के चालक है। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। अरे
विधानसभा चौरी चौरा ग्राम सभा जोधपुर सुकई मोड़ में पर उपस्थित सभी माता बहनें, पिता तुल बुजुर्ग, नौजवान साथीगण, आदरणीय विधानसभा पूर्व प्रत्याशी अजय सिंह उर्फ टप्पू भैया, आदरणीय धनंजय सिंह कौशिक जी, आदरणीय रविंद्रनाथ एडवोकेट जी, जिला महासचिव केशव राजभर जी, जिला प्रमुख महासचिव राधेश्याम राजभर जी, संगठन मंत्री राधेश्याम राजभर जी, जिला कोषाध्यक्ष सिकंदर राजभर जी, आदरणीय मुंशी राजभर जी तथा स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण तथा यहाँ पर आए हुए सभी माता बहन, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 1016वीं जयंती मनाने के लिए आप लोग यहाँ पर अपना अमूल्य समय देकर जयंती को सफल बनाया। मैं इसी के साथ इस कार्यक्रम का घोषणा करता हूँ तथा सभी माताएं बहनें बैठे रहेंगे, मिष्ठान करके ही आप लोग जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सभी नौजवान गण से अनुरोध करते हैं कि STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। STV 24 न्यूज चैनल गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र करवल मझगावा में हम इस समय उपस्थित हैं और यहाँ पे विवादित खड़ंजा रास्ते का मामला है और पुराना खड़ंजा जो है यह है और नया खड़ंजा यहाँ पे बनाया गया है। और आइए हम यहाँ पे जानते हैं कि मामला क्या है। सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम सर सुभाष है, पिता का नाम लागू प्रसाद है, ग्राम करवल मझगावा, जिला गोरखपुर, स्थायी निवासी है। यहाँ पे क्या मामला चल रहा है रास्ते को लेकर? सर रास्ता जो है ग्राम प्रधान संदीप मुदनवाल ने अपने दबंगई के बल पर जबरदस्ती हम लोगों के विरोध में कुछ अपराधियों के फेवर में आकर के खड़ंजा जो है पुराना खड़ंजा हटा करके पूरा उनके दरवाजे पर लगा दिए, जो कि ये पुराना खड़ंजा दीवानी स्टेट था जी। कोर्ट से वो खड़ंजा कहाँ था दिखाइए? पुराना खड़ंजा कहाँ दिखाइए? यह है पुराना खड़ंजा, आप दिखाइए कैमरे के माध्यम से दिखाइए। यहाँ से और यहाँ से हटा करके खड़ंजा यहाँ पे लगा दिया गया है ताकि यह यहाँ से इनके दरवाजे पर खड़ंजा ले जा करके सीधा ले जाना चाहिए, जो कि दरवाजे पर ही घुस गए हैं ये लोग। जो सामान लकड़ी जो भी रखा गया अपराधियों द्वारा प्रधान ने बिगवा दिया पूरा।